नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम हाउस के रिपोर्ट की। जी हां दोस्तों, ये है फ्रीडम हाउस जो कि एक अमेरिकी एनजीओ है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है। दुनिया भर के 210 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फ्रीडम के बारे में इसने एक रिपोर्ट जारी की है। यदि हम आम भाषा में समझे तो इसमें इसने क्या किया है कि भारत की रैंकिंग जो पिछले साल 71 थी उसको घटा करके 67 कर दिया है। यहां तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, आपने रैंकिंग हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके रैंकिंग से हमारे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने क्या किया है कि जो भारत पहले फ्री कंट्रीज के लिस्ट में हुआ करता था उसको पार्टली फ्री कंट्रीज की लिस्ट में रख दिया है। आप खुद देख सकते हैं। अब बताइए, इस अमेरिकी एनजीओ के हिसाब से भारत लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह आजाद नहीं है, बल्कि आंशिक रूप से आजाद है। इसके अलावा इसने सबसे बड़ी गलती क्या की है, यहां देखिए इस तस्वीर में जो कि जारी की गई है फ्रीडम हाउस के द्वारा, इसमें भारत के नक्शे से कश्मीर को अलग दिखाया गया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारत के नक्शे के जस्ट ऊपर कश्मीर का नक्शा दिया गया है और उसके बीच में गैप दिया गया, मतलब भारत के नक्शे से कश्मीर को काट करके दिखाया गया है। इसके अलावा आप यहां पर लिस्ट भी देख सकते हैं कि भारत की रैंकिंग जो है वो अलग से जारी की गई है और इंडियन कश्मीर की रैंकिंग अलग से जारी की गई है। इसके अलावा यह बहुत सालों से कश्मीर को ऑटोनोमस बताता आ रहा है, इंडियन कश्मीर को। अब आप बताइए, क्या कश्मीर को ऑटोनोमस कहा जा सकता है? भारत का वो राज्य है, भारत का हिस्सा है, फिर उसको ऑटोनोमस कैसे कहा जा सकता है और उसकी अलग से रैंकिंग कैसे जारी की जा सकती है? यह बताइए। यह सबसे बड़ी साजिश है। तो इसके खिलाफ सरकार को आवाज उठाना चाहिए, मेरा यही कहना है। और आप कहेंगे कि भाई एक प्राइवेट एनजीओ ने, एक छोटे मोटे एनजीओ ने आखिर एक रैंकिंग जारी कर दी तो उससे फर्क पे क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों, फर्क पड़ता है। यही मैं बताने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, मैं आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च का रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अमेरिकी सरकार और अन्य सरकारें इस प्रकार का इंडेक्स का मिसयूज करती है। इस प्रकार के इंडेक्स का मिसयूज किस प्रकार से किया जाता है। जो एनजीओज होते हैं जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गया, आपका और भी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, जो आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है, जो पीस इंडेक्स जारी किया जाता है, जो मीडिया फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, यह सब छोटे मोटे जो एनजीओज हैं जो कि सरकारों के द्वारा जिनकी फंडिंग की जाती है, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जिसकी फंडिंग की जाती है और बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा जिसकी फंडिंग की जाती है, ऐसे एनजीओज भारत के खिलाफ साजिश करते हैं और उसमें भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी भी उनका साथ देते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इस रिपोर्ट के बारे में भी देखेंगे कि और क्या क्या जहर उगला है इस एनजीओ ने भारत के खिलाफ, उसका भी खुलासा करेंगे और यह भी देखेंगे कि आखिर इसकी फंडिंग कौन करता है, इसके पीछे कौन है, इस साजिश के पीछे असली हाथ किसका है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने जो खान सर के बारे में खुलासा किया उस पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया है। बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है कि यह मुद्दा जरूरी था उठाना। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे सच बोलने से या फिर मेरे खुलासा करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वो खुलासा खान सर तक पहुंचेगा नहीं, वो वीडियो खान सर तक पहुंचेगा नहीं, जब तक वो वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगा, वो न सुधार करेंगे, न ही अपने आप में बदलाव लाएंगे और न ही आकर के माफी मांगेंगे। तो वो वीडियो खान सर तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, तभी उनके भ्रमजाल से छात्र मुक्त हो पाएंगे और मेरे वीडियो बनाने का, रिसर्च करने का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अन्य सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और यदि पहले से सदस्य हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए देखते हैं प्रोपेगेंडा की मशीन इस अमेरिकी एनजीओ ने, जो कि फ्रीडम हाउस जिसका नाम है, उसने आखिर अपनी इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा है। तो अलार्मिंग सेटबैक्स इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अ सीरीज ऑफ एक्शंस बाय इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। इस नाम पर गौर कीजिएगा, हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इन 2019 वायोलेटेड इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया एंड इंडियन कश्मीर। आप बताइए
नेशनलिस्ट गवर्नमेंट तक तो ठीक था, हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कहने का क्या ज़रूरत था। यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा एक्सपोज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने क्या किया है कि कश्मीर का जो नक्शा है, आप देख सकते हैं कश्मीर का यहाँ पर जो नक्शा है उसे भारत के नक्शे से अलग बताया गया है। तो इसका मतलब है कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग है ही नहीं इस नक्शे के हिसाब से। अब बताइए हम एक भारतीय होने के नाते किस प्रकार से बर्दाश्त कर ले कि कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको भारत के नक्शे से अलग दिखाया गया है। हमने तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत के नक्शे में दिखाया है और वो भी जो है वो हमारा अंग है। तो फिर ये जो इंडेक्स जारी करते हैं उसमें भारत के लिए अलग रैंकिंग जारी करते हैं और इंडियन कश्मीर के लिए अलग रैंकिंग जारी करते हैं। पाकिस्तान के लिए अगर रैंकिंग जारी करते हैं तो उसी के साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भी अलग रैंकिंग जारी करते हैं। और यहाँ तक कि जो आपका भारतीय कश्मीर है उसको नॉट फ्री का दर्जा देते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या उसमें फ्रीडम नहीं है, क्या वह लोकतांत्रिक रूप से आज़ाद नहीं है? आप बताइए। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कश्मीर के बारे में क्या बताया गया है। लॉस ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस, इसका मतलब पहले जो कश्मीर हुआ करता था वो ऑटोनोमस हुआ करता था और अब जो मोदी गवर्नमेंट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आई है, उसने कश्मीर का ऑटोनोमस स्टेटस जो था वो छीन लिया है। मतलब ऑटोनोमस आप कह कैसे सकते हो कश्मीर को? भाई हमारा अभिन्न अंग है वो। The central government revoked Indian Kashmir's autonomous status and initiated a harsh crackdown on political rights and civil liberties। आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है ये, कितनी बड़ी साजिश है ये। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कश्मीर का ऑटोनोमस स्टेटस छीन लिया है और वहाँ पर बहुत ही कड़ा प्रतिबंध लगाया है, क्रैकडाउन लगाया है, वहाँ के लोगों को मार कर पीट कर उनका जो है पॉलिटिकल राइट और सिविल लिबर्टीज जो है वो छीन लिया है। अब बताइए आप इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर जो है वो ऑटोनोमस उसको कहा नहीं जा सकता क्योंकि भारत का वो अभिन्न अंग है। ठीक है, तो भारत ऑटोनोमस है, कश्मीर ऑटोनोमस नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि उसने जो है बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरनेट शटडाउन के बारे में कहा जा रहा है। एन इंटरनेट ब्लैकआउट इन इंडियन कश्मीर बिगेन इन अगस्त एंड लास्टेड इनटू 2020 बिकमिंग द लॉन्गेस्ट शटडाउन इम्पोज्ड बाय अ डेमोक्रेसी। अब भाई धारा 370 हमने हटाया है और वहाँ पर हिंसा की आशंका है, तो क्या हम वहाँ पर इंटरनेट भी बंद नहीं कर सकते? हमारा अभिन्न अंग है यार, हम चाहे जो करें, हमारा आंतरिक मामला है, हम निपट लेंगे। आगे देखिए कि दूसरा क्या ये कह रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर थ्रेट, मतलब भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर खतरा है। जर्नलिस्ट्स, एकेडमिक्स एंड अदर्स हैव फेस्ड हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन व्हेन एड्रेसिंग पॉलिटिकल सेंसिटिव टॉपिक्स, मतलब कि राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं उनको यदि एड्रेस करते हैं ये जर्नलिस्ट जो है, पत्रकार जो है, जो एकेडमिक्स हैं और बाकी लोग जो है, अगर वो पॉलिटिकली बोलते हैं, पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स पर बोलते हैं तो उनका हरासमेंट किया जाता है और इंटिमिडेशन किया जाता है, मतलब जो है उनको बोलने नहीं दिया जाता है और उन पर जोर जुल्म किया जाता है। मतलब ऐसा हो रहा है क्या भारत में? यहाँ पर तो जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मोदी को जितना गाली देते हैं उतना कहीं किसी को नहीं दे सकते हैं। अब जा करके चाइना में गाली दे करके बताइए ना, जैक मा को तो छोड़ा नहीं उन्होंने। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप रजिस्टर। चलो ठीक है भैया, सिटीजनशिप रजिस्टर पर कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपुल इन असम मेनली एथनिक बेंगाली मुस्लिम्स कहा जा रहा है। यहाँ पर रोहिंग्या जो हैं जिनको हटाने के लिए ये CAA लाया गया है और NRC लागू किया जा रहा है, तो उनको बेंगाली मुस्लिम्स बताया जा रहा है। मतलब इसको थोड़ा भी आइडिया नहीं है इस NGO को कि रोहिंग्या है कौन। ठीक है, और आगे क्या लिखा रहा है, बंगाली मुस्लिम्स वर रेंडर्ड स्टेटलेस बाय अ न्यू काउंट ऑफ सिटीजन्स, मतलब कि जो CAA लागू हो रहा है उससे जो बंगाल के मुसलमान हैं उनको उनका जो है नागरिकता छीना जा रहा है और उनको देश विहीन किया जा रहा है, मतलब राज्य से अलग किया जा रहा है। अब बताइए ये कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, कितना बड़ा फेक न्यूज ये NGO फैला रहा है। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी फंडिंग कौन करता है, इसके
पीछे कौन है और किस प्रकार से ये एजेंडा चलाया जा रहा है भारत के खिलाफ। भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का जो साख बना है, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है हमारा न्यू इंडिया, तो इससे इन लोगों को इतना ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है कि अब भारत के बारे में ये लोग साजिश फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, पूरी दुनिया को भारत के खिलाफ करना चाहते हैं। यही इनका एजेंडा है जिसको कि एक्सपोज करना है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और भारत सरकार से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि भैया इसके खिलाफ जरूर से जरूर आप जो है कदम उठाओ। इसका इंडिया वाला जो ऑफिस है कम से कम वो तो जरूर से जरूर बंद कर दो और इसकी फंडिंग जो है वो रुकवाओ जल्दी से जल्दी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इसने क्या कहा है। सप्रेशंस ऑफ प्रोटेस्ट demonstrations sparked by the Citizenship Amendment Act were often harshly suppressed by authorities। अब बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिल्ली में आपका क्या तो नाम था, भूल भी गया, जहाँ पर महिलाएं लोग बैठी हुई थी, वो कौन सा बाग था याद नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल, आप जानते होंगे उसका नाम। तो उस बाग में जो जितनी सारी महिलाएं बैठी हुई थी 2 महीने तक बैठी रहीं और उनको तो किसी ने नहीं हटाया। आज भी किसान जो है वो बैठे हुए हैं, पिछले लगभग 150 दिन से वो रोड पर जाम करके बैठे हुए हैं और किसी ने उनको नहीं हटाया। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि उनको जो है हार्शली सप्रेस किया जाता है, उनको मतलब जोर जबरदस्ती करके और तब उनको दबाया जाता है। पूरे यार 26 जनवरी के दिन जो है गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जा करके उन्होंने अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया और जो अपना एजेंडा है वो चलाया, इतना ज़्यादा वायलेंस किया। उसमें भी भारतीय सरकार ने या फिर दिल्ली पुलिस ने एक गोली तक नहीं चलाई। डंडे का इस्तेमाल भले ही किया, आंसू गैस का इस्तेमाल भले ही किया, लेकिन एक गोली नहीं चलाई, जबकि चाहते तो वो चला सकते थे। जिस प्रकार का उपद्रव किया जा रहा था और इतना फेक न्यूज़ फैलाया गया, इतना तांडव मचाया गया, फिर भी भारतीय सरकार ने हिम्मत से काम लिया, भारतीय सरकार ने पेशेंस से काम लिया, धैर्य से काम लिया और आज भी 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है किसानों के साथ। अब इससे ज़्यादा क्या मतलब ये हार्श है क्या, ये हार्शली सप्रेस करना हुआ क्या, ये एनजीओ कहना क्या चाहता है मुझे समझ में नहीं आता। मैं भारतीय सरकार की कोई तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, न ही भारतीय सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन जो ये एनजीओ है जो भारतीय सरकार को बदनाम करना चाहती है, जो भारत को बदनाम करना चाहती है, उसके खिलाफ बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एज ए भारतीय, एज एन इंडियन, यह मेरे लिए जो है शर्म की बात है कि ऐसा एनजीओ जो है वो भारत का बारे में रिपोर्ट जारी करता है और हम लोग ठहाके लेकर के, चटकारे लेकर के पढ़ते हैं और भारतीय विपक्ष जो है वो इसको मतलब धूमधाम से बताता है। आगे देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्या कह रहा है। अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास्ड इन लेट 2019 ऑफर्ड स्पेशल प्रोटेक्शन ओनली टू नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स। अरे भाई साहब, ये हमारा आंतरिक मुद्दा है और क्यों यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है यह आप जा करके पढ़ लो, यह आप जा करके पढ़ लो। हमारे पूर्वजों का वादा था कि अगर पाकिस्तान में जो हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं उनको दबाया जाएगा, उनके अधिकारों को छीना जाएगा, तब हम वो भारत आ सकते हैं और हम उनको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, यह हमारा कमिटमेंट था और उसी कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आपके जैसे नहीं है कि अश्वेत लोगों पर जो है हम लोग डंडा बरसाते हैं और अश्वेत लोगों को आंदोलन करना पड़ जाता है कि ब्लैक लाइफ मैटर्स। आपको वो नहीं दिखाई देता है। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सरेआम, और भारतीय जो भारत से गए हुए जो हिंदू लोग हैं उन सब को दबाया जाता है। और पाकिस्तान में ऐसा किया जा रहा है तभी हमें उन्हें प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ रही है, तभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ रही है, वरना हमें जरूरत ही नहीं होती। तो आप पाकिस्तान को नहीं ब्लेम करोगे और हमारे इंडिया को ब्लेम करोगे कि यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लाया जा रहा है। मतलब और अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी है भी तो इसका फैसला हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट करेगी। सीएए के बारे में मसला जो है वहाँ पर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। आप कौन होते हो फैसला करने वाला कि ये लॉ जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। लोकलाइज्ड इंटरनेट शटडाउन्स, localized internet shutdowns were imposed during protests across the country। अब हमारे देश में यदि किसी मसले को लेकर के विवाद है और यदि प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर इंटरनेट हम क्यों नहीं बंद करेंगे भैया। आपको क्या लगता है फेक न्यूज़ हम फैलाने देंगे और दंगे भड़काने देंगे लोगों को?
आपको क्या लगता है, आपने दिल्ली दंगे के बारे में देखा है, न्यूज़ देखा है कि कितना ज़्यादा तांडव वहाँ पे मचाया गया? अगर इंटरनेट वहाँ पर शटडाउन नहीं किया जाता तो क्या किया जाता? अगर इंटरनेट शटडाउन नहीं किया जाता तो और ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलता और दंगे और ज़्यादा भड़क सकते थे। तो हमें अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को, अपने देश की आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाना है, क्या नहीं उठाना है, यह हमारी सरकार डिसाइड करेगी। हमने अपने सरकार को चुन करके भेजा है। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले, ये बताइए। आपका एनजीओ है, ठीक है, आप अपना काम करो ना। अमेरिका से फंड लेते हो तो अमेरिका का रिपोर्ट दिखाओ ना। आप कौन होते हो? कौन से चौकीदार बने बैठे हो और कौन सा आप जज बने बैठे हो जो कि भारत के बारे में ऐसा बोल रहा है? तो ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलेगा। भारतीय सरकार को इसके खिलाफ जम के कदम उठाना चाहिए, जोरदार कदम उठाना चाहिए। आगे देखते हैं, और भी जो इसका एजेंडा है वो सब मैंने आपको बताया है। आपका ये सारा एजेंडा इसका जो है एक्सपोज करना जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि इसकी फंडिंग किससे होती है। आइए देखते हैं। अब आइए चलते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर। तो वेब फ्रीडम हाउस का ये वेबसाइट है, यहाँ पर हम आए हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये जो आर्टिकल है ये लिखा किसने। तो ये आर्टिकल लिखा गया है सारा रेपुसी और एमी स्लिपोविट जी के द्वारा, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। देखिए यहाँ पर सारा रेपुसी और उनके द्वारा लिखा गया है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं सारा रेपुसी आखिर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, आगे चलते हैं देखते हैं। सारा रेपुसी रिप्रेजेंट्स फ्रीडम हाउस इन द मीडिया एंड इन द अकेडमिया। साफ लिखा हुआ है कि सारा रेपुसी जो है वह फ्रीडम हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं मीडिया में और जितने भी एकेडमिक्स हैं उनके सामने। अब हम लोग सारा रेपुसी के बारे में यहाँ पर चल के देखते हैं। गूगल पर मैंने सर्च किया और यहाँ से मैंने निकाला सारा रेपुसी का जो ट्विटर अकाउंट है वो निकाला, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्विटर पर हम चलेंगे सारा रेपुसी के अकाउंट में, ठीक है। और वहाँ पर देखेंगे इन्होंने ये रिपोर्ट सही में पेश किया है या नहीं किया है। तो ये सारा रेपुसी का आपका ट्विटर अकाउंट है और ये देखिए सारा रेपुसी ने ही ये जो मैंने फ़ोटो दिखाया है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, वो फ़ोटो उन्होंने ही पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल से। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। और इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर को जो है काटा गया है भारत के नक्शे से, ठीक है। अब चलते हैं फिर से फ्रीडम जो आपका ये एनजीओ है उसके वेबसाइट पर और डाटा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम डाटा देखें तो द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरिकल रेटिंग्स एंड सपोर्टिंग डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट्स फॉर 195 कंट्रीज एंड 15 टेरिटरीज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ on the ground research consultants with local contacts and information from news articles, non-governmental organization, government and variety of other sources, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से ये अपना रिपोर्ट जो है वो जारी करते हैं। एक्सपर्ट एडवाइजर्स एंड रीजनल स्पेशलिस्ट्स देन विद द एनालिस्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो इस प्रकार से अन्य लोगों से बातचीत करके, इन सब लोगों से बातचीत करके और तब ये अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ऐसा इनके वेबसाइट पर लिखा हुआ है। फॉर ईच कंट्री एंड टेरिटरी फ्रीडम इन द वर्ल्ड एनालाइजेज द इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म एंड पार्टिसिपेशन, द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ बिलीफ, एसोसिएशनल और ऑर्गेनाइजेशनल। आप देख सकते हैं वहाँ पर, मुझे पढ़ने में थोड़ा लेट हो गया, नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इसके बारे में देख सकते हैं। इस पर याद रखिएगा इसके डोनर्स में शामिल है। और फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिसीव्स नो गवर्नमेंटल फंडिंग, ऐसा इनके वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि फ्रीडम ये जो आपका है वेबसाइट या फिर जो ये एनजीओ है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग नहीं लेती है। लेकिन यही जो है फ्रीडम हाउस का ही या फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि जून 30, 2019 का है। अब देखते हैं कि क्या इसने सही लिखा है कि ये किसी भी गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेता। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको एक्सपोज करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूएस गवर्नमेंट से इसने कितना ग्रांट लिया है, ठीक है। और यह 2019 का रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं
हैं यूएस गवर्नमेंट से इसको ग्रांट मिला है, और ये ग्रांट कितना है 94%, मतलब 100 रुपये यदि इसको ग्रांट मिलते हैं तो उसमें 94 रुपया जो है वह यूएस गवर्नमेंट ही देती है। और फिर भी ये कहती है कि भैया हम जो है किसी भी गवर्नमेंट से दान नहीं लेते हैं, ग्रांट नहीं लेते हैं। आप खुद देख सकते हैं 45 लाख आपका 45 लाख से ज़्यादा ही है, 4,51,47,366 यूएस डॉलर जो है इसने दान में लिया है, और कह रहा है कि मैं तो दान ही नहीं लेता हूं। अब देखते हैं फ्रीडम हाउस की फंडिंग के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए हम चलेंगे विकिपीडिया पर, ठीक है। फ्रीडम हाउस के विकिपीडिया पेज पर हम चलेंगे और तब देखेंगे कि इसकी फंडिंग कौन कौन करता है और कितना करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम यहाँ पर यदि हम फ्रीडम हाउस के बारे में देखें तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि फ्रीडम हाउस इज ए यूएस बेस्ड यूएस गवर्नमेंट फंडेड नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप साफ देख सकते हैं इसके विकिपीडिया पेज पर क्या लिखा हुआ है कि यह जो है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इसकी फंडिंग होती है, जबकि ये अपने वेबसाइट पर लिखता है कि हम किसी भी गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये अपने वेबसाइट के जरिए ही यहीं पर एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। विकिपीडिया पर कुछ और लिखा हुआ है और वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ। वैसे भी मैंने उसका एनुअल रिपोर्ट आपको दिखा दिया कि यूएस गवर्नमेंट उसको कितनी ज़्यादा फंडिंग देती है। उसके अलावा देख सकते हैं एलियनर रूजवेल्ट सर्व्ड एज द फर्स्ट ऑनरेरी चेयरपर्सन, किसके, फ्रीडम हाउस की। यह जो है रूजवेल्ट वो इसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये जो एनजीओ है उसकी, ठीक है। और देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर ये रूजवेल्ट जो है वो है कौन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन वाज 66% फंडेड बाय ग्रांट्स फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट इन 2006, मतलब 2006 में 66% ग्रांट इसको मिल रहा था, जो कि 2016 में बढ़कर के 86% हो गया, और अब आप देख सकते हैं कि 2019 में बढ़कर के 94% हो गया है। मतलब 66% जो 2006 में मिल रहा था वह अब 94% हो चुका है। इसके अलावा द रिलायंस ऑन यूएस फंडिंग हैज बीन एक्नॉलेज्ड एज ए प्रॉब्लम विद इन द फ्रीडम हाउस बट एक्सेप्टेड एज एन नेसेसरी एविल। मतलब कि आपका यूएस गवर्नमेंट से जो फंडिंग मिलती है उसको एक प्रॉब्लम के रूप में बताया है फ्रीडम हाउस ने, लेकिन यह जो है जरूरी है, ऐसा भी बताया है। फ्रीडम हाउस वाज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1941 में हुई थी 31 अक्टूबर को, और इसके फाउंडर में जो आपका एलियनर रूजवेल्ट है वो शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं एलियनर रूजवेल्ट आखिर है कौन। एलियनर रूजवेल्ट जो है वो भारत की, वो आपके अमेरिका की फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं, मतलब कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी ये पत्नी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम मार्च 4, 1933 टू 12 अप्रैल 1945 ड्यूरिंग हर हस्बैंड्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 टर्म्स इन ऑफिस, मेकिंग हर द लॉन्गेस्ट सर्विंग फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। मतलब अब आते हैं हम लोग देखते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के बारे में, जो मैंने बताया था कि आखिर ये रिपोर्ट किस लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये रिपोर्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया के ऊपर, लेकिन आखिर ये प्रोपेगेंडा है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया जिसके आधार पर उन्होंने बताया है कि ये जो इंडेक्स जारी होते हैं उनका गवर्नमेंट किस प्रकार से गलत इस्तेमाल करती है। जो आपका यूएस गवर्नमेंट फंडिंग करती है छोटे छोटे देशों को, और यहाँ तक कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वह भी इन रिपोर्ट्स पर आधारित होती है। तो कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसमें रिसर्च किया गया और उसी के आधार पर एक पेपर लिखा गया जिसका नाम है द पावर ऑफ ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसका टाइटल क्या है, द पावर ऑफ ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की शक्ति क्या होती है ये हम यदि देखें तो ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर अ ग्रोइंग फिनोमिनन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, येट देयर इन्फ्लुएंस रिमेन्स डिफिकल्ट टू मेजर एंड द mechanisms at work have been challenging to pin down. How do GPIs exert power over the states in the international system, and what are the consequences of the power? We argue that one of the pathways of GPI influence through harnessing transnational pressure against poorly performing states. This article provides empirical evidence of mechanism at work. We show that when the state receives a negative assessment in Freedom House's annual Freedom in the World report, it is
treated systematically worse by other states in the phenomenon we term the scarlet letter effect. A state branded not free by Freedom House receives increased verbal criticism from norm respecting democracies, especially in the month of immediately following the annual release of the Freedom in the World report. इसका मतलब है कि जो जिसको नॉट फ्री घोषित किया जाता है या फिर पार्शियली फ्री घोषित किया जाता है उसका क्रिटिसिज्म होता है, उसके ऊपर जो है अन्य देश मिलकर के आरोप लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना इन्फ्लुएंस होता है, कितना प्रभाव होता है। बाकी भी और रिपोर्ट में पढ़ करके बताऊंगा कि इसमें और क्या लिखा हुआ है। फ्रीडम हाउस मेजर्स बाय एक्सप्लॉइटिंग अ डिसकंटिन्यूटी इन the assignment for a country's freedom status, whereby countries on either side of the bright line receives different levels even though their level of political and civil liberties are similar। मतलब कि अगर स्टेटस सेम भी होता है तो अलग अलग उसका रैंकिंग किया जाता है। Our quantitative tests are supported by discussions with senior officials at Freedom House as well as organizations that make use of Freedom House's score when making and advising policies. We find that Freedom House's annual indicator helps shape international discourse and diplomatic relations between the states, fundamental aspects of international relations। तो यहाँ से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस होता है इसका, कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनको भी ये प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आखिर इस रिपोर्ट के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है और भारत के खिलाफ इसने क्यों इतनी बड़ी साजिश की है, कैसे इतनी बड़ी साजिश की है। तो मैं ऐसे ही इसको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप इंडिया की वेबसाइट पर, जिन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है फ्रीडम हाउस डाउनग्रेड्स इंडिया फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री। ठीक है, और इसमें उन्होंने थोड़ा बहुत और खुलासा किया है। आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है इसमें जैसे CA इत्यादि के बारे में जो लिखा हुआ है, शुरुआत में इस के बारे में लिखा हुआ है, उमर खालिद इत्यादि के बारे में कुछ बोला गया है, वो सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्वीट्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से इस रिपोर्ट को लेकर के और विपक्ष जो है वो ट्वीट कर रहा है और बड़ा खिल्ली उड़ा रहा है सरकार का। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके देश की बदनामी हो रही है और आप खिल्ली उड़ा रहे हो, आप ये सोच करके यदि खुश हो कि मोदी गवर्नमेंट की बुराई हो रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फंडिंग जो करता है वो नेशनल वो करता है, इंडोमेंट करता है। ठीक है, नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी करता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट इज मेड पॉसिबल बाय द जनरस सपोर्ट ऑफ नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, a look into NED shows that the claim by Freedom House that the report receives no government funding is misleading. On their website itself it is mentioned that NED receives massive grant from US government। अब NED जो है वो फंड करता है फ्रीडम हाउस को, और NED को फंड करती है कौन? गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, और फ्रीडम हाउस को भी डायरेक्टली सपोर्ट करती है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है वो डोनर्स लिस्ट में शामिल है। ठीक है, ये वेबसाइट पर है। अब हम चलते हैं नेशनल इंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर डेमोक्रेसी जो है उसके वेबसाइट पर मैं गया, और वहाँ पर हम लोग जो है शुरुआत में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग जो है अबाउट में। ठीक है, यहाँ पर हम जा रहे हैं अबाउट में, और अबाउट में जा करके हम लोग जाएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, और यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि इज NED पार्ट ऑफ द US गवर्नमेंट। तो इसमें तो उन्होंने नो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि NED इज अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ग्रांट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव एन एनुअल एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द US कांग्रेस। ठीक है, थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि US गवर्नमेंट से ये अप्रोप्रिएशन लेते हैं एनुअली, मतलब कि हर एक साल। ठीक है, इसके अलावा लिखा हुआ है ऑल्दो NED कंटिन्यूड फंडिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यूड सपोर्ट ऑफ द व्हाइट हाउस एंड द कांग्रेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिकी सरकार के द्वारा NED की फंडिंग की जाती है। ठीक है, और NED जो है वो भी फ्रीडम हाउस को फंड देता है, और फ्रीडम हाउस को डायरेक्ट भी जो है US गवर्नमेंट फंड देती है। तो इसके बारे में कंक्लूजन है कि इन 2019 इन फैक्ट द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड टू स्लैश द फंडिंग NED रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बैक देन द NED प्रेसिडेंट कार्ल ग्रेसमैन had said that the slashing funding would cripple the NED completely and force layoffs।
ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये वाशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट है, मैं नहीं बता रहा हूँ और ना ऑप इंडिया बता रहा है, ये वाशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इसका फंडिंग रोकने वाले थे एनईडी का, तब इसके प्रेसिडेंट ने क्या कहा था कि भैया हमारा जो फंडिंग अगर रोक दोगे तो हमारा रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं होगा और हम जो है बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। इसके बाद हम देख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ ओनली फेयर टू एज्यूम दैट एनईडी इज एन एसेंशियल आर्म ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी फंडेड बाय द गवर्नमेंट दैट इन टर्न फंड्स द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट दैट टुडे डाउनग्रेडेड इंडिया। मतलब कि यह जो है यूएस गवर्नमेंट की पिट्ठू की तरह काम करती है क्योंकि फंड ही वही करता है। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स इट इज़ एविडेंट दैट द फ्रीडम हाउस वर्क्स एज ए प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द यूएस गवर्नमेंट और एट लीस्ट एज प्रोपेगेंडा आर्म फॉर सर्टेन एलिमेंट्स इन द यूएस एस्टेब्लिशमेंट दैट द यूएस एस्टेब्लिशमेंट दैट रूल्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फ्रीडम हाउस हैव नाउ ओवरटेकन द यूएस गवर्नमेंट इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ एक्सपोज किया गया है, जैसे मैंने एक्सपोज किया है वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपोज किया गया है। इसके अलावा आप नोआम चाओस्की का रिपोर्ट देख सकते हैं, इन्होंने भी जो है ब्लूमबर्ग का ये रिपोर्ट है और उन्होंने भी जो है फ्रीडम हाउस को एक्सपोज कभी किया था, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि अनदर कोर्ट सेज दैट फ्रीडम हाउस रेट्स यूएस एलाइज एज मोर फ्री देन अदर नेशंस एज प्रेजेंट विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एट द हेल्म वन अवेट्स टू सी व्हिच कंट्रीज फ्रीडम हाउस वुड रादर हायर। हाउएवर इट इज मोर देन एविडेंट दैट द फ्रीडम हाउस इज एन आर्म ऑफ यूएस डीप स्टेट एंड वन व्हिच हैज अ penchant for furthering US policies through their motivated campaign in different countries around the world। तो पहले से ही जो है ये यूएस गवर्नमेंट की एलआई बन करके काम करती आ रही है और यूएस के जो साथी हैं जो एलआई कंट्रीज़ हैं उनको अच्छी रैंकिंग दी जाती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी इसका संबंध है जो कि जॉर्ज सोरोस का एक फाउंडेशन है, ठीक है, जो कि बिलियनर है आपके अमेरिका के। ऑन दिस वेबसाइट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन सेज पार्टनरशिप विद अदर डोनर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू वर्क ऑफ द ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट एंड द सोरस फाउंडेशन नेटवर्क। इन सम इंस्टांसेस दिस पार्टनरशिप्स इन्वॉल्व एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स विद अदर डोनर्स टू शेयर कॉस्ट्स। एट अदर टाइम्स दे टेक प्लेस informally when other donor determines to support a project OSI has initiated, or conversely when we build upon another donor's initiative. In some cases directly on the Soros Foundation is support of particular project report। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का रिपोर्ट है उसमें भी फ्रीडम हाउस को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी जो है इसका खुलेआम संबंध है जो कि जॉर्ज सोरोस का संगठन है, ठीक है। और जॉर्ज सोरोस के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो है एक प्रकार की मुहिम चलाई है जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके खिलाफ, ठीक है। तो वह भी हम आपको दिखाने वाले हैं, यह ओपन इंडिया की ही रिपोर्ट है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि फ्रीडम हाउस फिनांस 2016 के अनुसार जो है आपका जॉर्ज सोरोस जो है उसको फंडिंग देते हैं। 2016 का ये फिनेंशियल रिपोर्ट है, इसमें यह दिखाया गया है। वैसे 2016 वाला मैंने एक्सेस नहीं किया लेकिन यहाँ पर किया गया है। द एसोसिएशन बिटवीन जॉर्ज सोरोस एंड फ्रीडम हाउस मेक्स एन अपीयरेंस अंडर द हेड शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक एजेंसीज ईयर इन जून 30, 2016। तो यहाँ पर साफ देख सकते हैं जॉर्ज सोरोस से इसका संबंध है, ठीक है। और आगे देखेंगे जॉर्ज सोरोस के साथ क्या क्या टाई है इसका, और यह भी हम देखेंगे। इट ऑल्सो हैज़ टाइज टू जॉर्ज सोरोस हु हैड एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स एंड लीडर्स, स्पेसिफिकली नेमिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज वन ऑफ हिज टारगेट्स। देयरफॉर इट वुड बी far-fetched to say that the Freedom House itself act as a propaganda arm to effect illegal regime change around the world। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रीडम हाउस किस प्रकार से प्रोपेगेंडा चलाती है और यूएस गवर्नमेंट के पिट्ठू की तरह काम करती है। तो इसको एक्सपोज करना जरूरी था। यदि आपको पसंद आया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।